नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलॉग जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट की। जी हाँ, आरजेएस का जो एग्जाम अनाउंस हुआ है, जिसकी डेट आ चुकी है, कब का है? 27 जुलाई का। 27 जुलाई का 2025 का हमारा आरजेएस का एग्जाम है। ठीक है, तो इसके संबंध में आज से हमने प्री से रिलेटेड जो हमारी माइनर की सीरीज है उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इनका फास्ट रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, आरजेएस की जो सीरीज है सबसे पहले हम माइनर के संबंध में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइनर के संबंध में स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, फास्ट रिवीजन हो रखा होगा। जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए एक फास्ट रिकैप हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उन लोगों को भी क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हमने फाइनली इस एक्ट को, जिसको हमने कभी टच नहीं किया था, आज इसको फाइनली स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम भी हमारा काम जल्दी से शुरू करते हैं, लिमिटेशन एक्ट को स्टार्ट करते हैं। फास्ट रिवीजन है, फास्ट रिकैप है, जल्दी से देखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका वीडियो देखने में समय व्यतीत ना हो। आप लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू इसको हमारे साथ गो थ्रू कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बियर एक्ट आपको निकाल के रखना है, आंखों के सामने रखना है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। क्या नाम है इस एक्ट का? इस एक्ट का नाम है परिसीमा अधिनियम 1963, यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का एक्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम एक्ट को देखते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स लेके आई हूँ, इसको मैं समझाती हुई चलूंगी। ठीक है, आप लोग भी इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझते हुए जहां आपको लगता है कि ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या करेंगे, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए लिख लेंगे। ठीक है, एक्ट में लिखना है पेंसिल से, पेन से, जो आपको ठीक लगता है। हाईलाइटर है तो उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ में ये एक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि वो लोग जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो भी क्या करेंगे, पेपर देने लायक बन जाएंगे कि भाई क्वेश्चन उनके सामने आया और वो पेपर दे पाएंगे। और जिन्होंने तैयारी कर ली होगी उनका एक फास्ट रिकैप हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही हम लिमिटेशन एक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हमको इसकी हेडिंग दिखाई देती है, लिमिटेशन एक्ट, ये लिखा हुआ मिलता है, यानी कि परिसीमा अधिनियम। साथ में क्या लिखा हुआ होता है इसके, 1963, यानी कब का एक्ट है, 1963 का एक्ट है। और एक्ट का नंबर क्या है, एक्ट का नंबर मतलब कि उस साल यानी कि 1963 पे ये कौन से नंबर पे एक्ट पारित हुआ था, यानी कि उस वर्ष में बहुत सारे एक्ट पारित हुए थे, ये वाला एक्ट कौन से नंबर पे था। तो आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिक हो सकती है, जैसे 63 लिख रखा है तो 63 का उल्टा होता है 36, तो 36 नंबर पे ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, क्या हमको ये पता होना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हम ये डिपेंड नहीं कर सकते ना, या हम ये सोच नहीं सकते कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्ट का नंबर है 63, 63 इसका ईयर है और 36 इसका एक्ट का नंबर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट को क्यों बनाया गया था। तो जितने भी सूट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद अपील होती है हमारी, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन होती है, इनके संबंध में लिमिटेशन डिसाइड करना कि एक वाद को क्या आप पूरी जिंदगी झेलते चलोगे कि नहीं, कभी भी आज आपको हानि हुई है तो क्या आप पूरी जिंदगी इस चीज को चलते रहोगे कि मैं कभी भी जाके इस हानि के लिए वाद उठा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कोई लिमिटेशन दे रखा होगा, जैसे कभी 3 इयर्स दे देते हैं, कभी 12 इयर्स दे सकते हैं, कभी आपको 10 डेज भी दे सकते हैं। सबसे कम जो लिमिटेशन होती है ना वो 10 डेज की होती है, यानी कि उस समय के अंदर अंदर क्या होता है, आपको वाद या फिर अपील या फिर क्या होता है, आवेदन करना होता है। तो इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य है लिमिटेशन डिसाइड करना, परिसीमा डिसाइड करना कि कोई भी वाद, अपील और आवेदन कब तक डिसाइड किया जा सकता है। क्योंकि ये सिद्धांत क्यों आया था, ये इसलिए आई कि भाई विधि क्या करती है, उनकी मदद करती है जो अपने राइट्स के लिए, यानी आज मेरे को हानि हुई है
तो मैं ऐसे नहीं करूंगी मेरे को हानि तो आज हुई और मैं 10 साल बाद जाके अरे यार मुझे 10 साल पहले जो हानि हुई थी ना मैं आज उसके लिए वाद दायर कर दूं, ऐसे नहीं होगा। अगर मैं अपने अधिकारों को लेके जागरूक नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, मेरे लिए कोई अधिकार नहीं बचेगा। ठीक है, परिसीमा विधि क्या करती है, अधिकार नहीं खत्म करती, उपचार खत्म करती है। ठीक है, ये अपन सेक्शन 27 देखेंगे जब इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे पहली बात आती है इंपॉर्टेंट, वो होती है कि 5 अक्टूबर 1963 को ये बना था, 1963 को बना था। और इसको लागू कब किया गया था, इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1964, यानी कि 1 जनवरी 1964 को इसको लागू किया गया था। यानी कि बना तो कब था ये 63 में 5 अक्टूबर को, और 1 जनवरी 1964 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद ये प्री के लिए क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल प्री के लिए क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। इसके बाद इसमें सेक्शन कितने हैं, तो सेक्शन आते हैं इसमें 32। क्या इसमें चैप्टर्स आते हैं, जी नहीं, चैप्टर्स की जगह यहाँ पे लिख रखे हैं पार्ट। पार्ट दे रखे हैं कितने, 5 भाग में हमारा लिमिटेशन एक्ट खत्म होता है। उन 5 भागों में 32 सेक्शंस हैं। 5 अक्टूबर 1963 को बना था, 1 जनवरी 1964 को इसको लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट बात थी। अब सबसे पहले देखो कहां पर लागू है, होल इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत पर इसको लागू किया गया है। कब से, 31 अक्टूबर 2019, जब से जम्मू कश्मीर को इंक्लूड किया गया है तब से संपूर्ण भारत पर इसको लागू किया गया है। ठीक है, अब जब सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो ये देखेंगे कि कहां पे ये अप्लाई नहीं होता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं सबसे पहले तो एप्लीकेबल कब होता है, होल इंडिया पे होता है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 1 को। सेक्शन नंबर 1 को किसके साथ पढ़ना पड़ेगा, 29 सेक्शन पर। मैम आप तो सीधे पीछे लेके जा रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये बता रखा है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कहां पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाइए आप इसके साथ में सेक्शन नंबर 29 पर। एक्ट में जाइए, एक्ट में सेक्शन नंबर जब आप 29 पे जाएंगे तो वहां पे हमको दिखेगा क्या बोलता है इसके अंदर सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 में दे रखी है सेविंग्स, यानी कि व्यावृत्तियां। लिमिटेशन एक्ट कहां लागू नहीं होगा, तो सबसे पहले जब बात आती है तो ये ले लेता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 25। क्या बोला है, बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं। तो जो वाली बात आती है तो बिना प्रतिफल के, यानी कि नो कंसिडरेशन, तो बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं, इस वाली बात पर ये इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, सबसे पहले वाला पॉइंट बोल रहा है। फिर बात कर रहा है स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, मैरिज और डाइवोर्स, इस पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। फिर आ जाता है सेक्शन ट्रस्टी पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके ऊपर, और सेक्शन 11 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट साइट टेरिटरीज, यानी जो क्षेत्रीय वाली बात आती है ना, उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 11 क्या बोलता है, जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई सुविधाओं के आधार पर वाद। ठीक है, अभी हम जब ये सेक्शन आएगा तब इसको हल्का सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इसके साथ साथ आप देख लीजिए सेक्शन 25 और 26, ईजमेंट वाली जो बात आती है ना, सेक्शन 25, 26 किसका, लिमिटेशन एक्ट का। ठीक है, इसका जो सेक्शन है ये भी क्या होता है, ये बोलता है सूखाचार पर भी अप्लाई नहीं होता। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी पे सेक्शन आते हैं 2 और, यानी कि जनरल क्या बोलता है, होल कानून अप्लाई नहीं होगा, और स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी की भी बात होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो कह रहा है कि कोई जो पॉइंट है वो संपूर्ण पर अप्लाई नहीं है, पूरे एक्ट पर ही अप्लाई नहीं होते। ठीक है, और जो स्पेशल नॉन एप्लीकेबिलिटी है वो क्या बोल रही है कि जो सेक्शन 6 है वो क्या बोल रहा है, जब तक कोई सिंगल पर्सन है और वो डिसेबल है तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक लिमिटेशन पीरियड चालू नहीं होगा। इसके लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है, विधिक निर्योग्यता, यानी कि बोलता है लीगल डिसेबिलिटी, कि जहां की कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाद संस्थित करने का या जो डिक्री का जो एग्जीक्यूशन करवाएगा, उसका एप्लीकेशन करवाएगा, वो अगर पागल हो गया है, जड़ हो गया है, ठीक है, अप्राप्त वय है, यानी कि व्यस्क नहीं है वो,
तो क्या होगा, जब तक उसकी डिसेबिलिटी दूर नहीं हो जाती तब तक उस पर लिमिटेशन पीरियड चालू नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात है। अब वो बोल रहा है कि मान लीजिए माइनर भी है, माइनर के साथ साथ माइनर भी है, माइनर के साथ साथ पागल है। तो बोल रहा है भाई माइनर तो उसका दूर हो गया, 18+ हो गया वो व्यक्ति, लेकिन अभी तक वो पागल है, तो क्या इसकी विधिक नियोग्यता खत्म हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब तक उसकी दोनों डिसेबिलिटी दूर नहीं हो जाएगी तब तक वो व्यक्ति क्या होगा, ना तो वाद कर सकेगा, ना कोई एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन वगैरह कर सकेगा। तो ये वाली बात बोली जा रही है कि इसका प्रभाव क्या होगा कि जब तक नियोग्यता समाप्त नहीं होगी तब तक उस पर लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगी। जब तक उसकी दोनों नियोग्यता समाप्त नहीं होगी, जब तक वो वाद दायर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसकी, यहाँ पे मान लीजिए 3 साल का पीरियड था, 3 साल के पीरियड में वो 2 साल तक क्या रहा, माइनर रहा। तो मान लीजिए इस तीसरे साल की स्टार्टिंग में वो मेजर हो जाता है तो उसका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। पर मान लीजिए वो पागल है, मेजर हो गया लेकिन पागल है, तो फिर उसका लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। क्या बोला गया इसके अंतर्गत हमको कि जब तक उसकी दोनों नियोग्यता समाप्त नहीं होगी तब तक वो वाद दायर नहीं कर सकता है। फिर बोलेंगे कि क्या मैम फिर इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर क्या होगा, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वाद दायर कर सकता है। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा वाद दायर करने के लिए तो फिर आपका क्या होगा, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पर मान लीजिए जो हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी पागल हो गया या किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो गया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर जब तक उस विधिक वो जो व्यक्ति है उसका, जब तक उस विधिक व्यक्ति की लीगल रिप्रेजेंटेटिव की विधिक नियोग्यता समाप्त नहीं होगी तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि वो विधिक नियोग्यता समाप्त नहीं होती और लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर जाता है तो क्या होगा? इसके लिए जाना पड़ेगा हमको इसके 5th नंबर के पॉइंट पर। देखिए क्या बोल रहा है, नियोग्यता के अधीन कोई व्यक्ति नियोग्यता का अंत हो जाने के बाद बिफोर डेथ डिसेबिलिटी एंड, अगर उसके मरने से पहले ही क्या होती है, अगर डिसेबिलिटी एंड हो जाती है तब तो क्या होगा, डिसेबिलिटी एंड हो गई तो लिमिटेशन स्टार्ट हो गया। पर अगर डिसेबिलिटी एंड नहीं होती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अप्राप्तव्य के अंतर्गत गर्भस्थ अपत्य आता है। गर्भस्थ अपत्य मतलब जो मदर के पेट में बेबी होगा वो इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आप अच्छे से देखिएगा। सेक्शन 6 बोलता है विधिक नियोग्यता के बारे में, जबकि जब हम सेक्शन 7 की तरफ आते हैं तो वो बोलता है कई व्यक्तियों में से एक की नियोग्यता। अब ये क्या बात हो गई? ये बात ये हो गई कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोगों के कंसेंट से वाद दायर किया जाएगा। मान लीजिए क्या होता है, एक वाद दायर करना है किसी चीज के संबंध में, उसके लिए जो व्यक्ति है वो कितने हैं, 2 3 4 व्यक्ति है मान लीजिए। ठीक है, ये सारे व्यक्ति क्या है, डिसेबल है, मतलब या तो माइनर है या पागल है या जड़ है या कोमा में पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो जब तक ये सारे सही नहीं हो जाते तब तक क्या होगा, परिसीमा स्टार्ट नहीं होगी, कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा। पर मान लीजिए इनमें से ये व्यक्ति सही हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, इन सबकी ओर से वाद दायर कर सकता है, तो लिमिटेशन पीरियड चालू होगा। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड चालू हो सकेगा अगर ये इन सबकी तरफ से कंसेंट दे सकता होगा तो। ठीक है, पर ये वाला जो पॉइंट होगा वो हकशुफा के वाद पर लागू नहीं होगा। ठीक है, हकशुफा वाले जो प्रोविजंस होते हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, जब तक विधिक नियोग्यता समाप्त नहीं होगी तब तक स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही डिसेबिलिटी दूर हो जाती है तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये वाली बात बोली हमको सेक्शन 6 ने। अब हम सेक्शन 7 देख ही चुके हैं कि कई व्यक्ति हैं जो डिसेबल हैं, तो उनमें से क्या होगा, अगर कोई एक व्यक्ति भी सही हो जाता है और अगर वो सबकी तरफ से वाद दायर कर सकता है तो क्या होगा कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। वो जो हकशुफा वाली बात बोली थी ना अभी मैंने, उसके लिए क्या है, आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 8। तो हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, 6, 7 और 8। 8 में क्या कहा गया है कि 6 या 7 की कोई भी बात शुफा के अधिकारों पर यानी हकशुफा के वाद पर अप्लाई नहीं होगी,
और परिसीमा काल को नियोगिता के अंत से या उसके ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली समझी जाएगी। ठीक है, यानी कि हमको 6, 7 और 8 को तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। जब हम इसके साथ साथ आते हैं तो सेक्शन 9 हमको बोल देता है कि समय का निरंतर चलते रहना, यानी कि जब एक बार समय चलना स्टार्ट हो गया तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कोई डिसेबिलिटी वगैरह नहीं आती। तो सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, जहां की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहां वाद संस्थित करने का, आवेदन करने का किसी भी पाश्चिक नियोगिता, यानी अगर पहले कोई नियोगिता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और क्या होगा, कंटिन्यू वो टाइम चलता रहेगा। परंतु जहां के किसी लेनदार की संपदा या प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया है, वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि वो प्रशासन चलता रहे। क्या बोला इसका मतलब कि एक बार समय चलना शुरू हो गया तो वो चलता रहेगा, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है, प्रशासनिक पीरियड। ठीक है, हमको कीवर्ड निकाल के याद रखने हैं क्योंकि हमसे वहां डिटेल कोई नहीं पूछेगा, हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर हमको वहां प्रशासनिक पीरियड इसका अपवाद मिल जाता है तो हम सीधे इस पे क्लिक कर पाएंगे। तो एडमिशन पीरियड पर लागू नहीं होगा, प्रशासनिक पीरियड एडमिशन पीरियड पर ये अप्लाई नहीं होगा। समय का जब निरंतर चलते रहना है, आपसे पूछा जा सकता है कि समय का निरंतर चलते रहना कौन सा सेक्शन है, तो याद रखना है 9। इसके बाद अब आ जाते हैं हम सीधे सेक्शन 16 पे। 16 से पहले एक बार हम 10 देख लेते हैं, ठीक है ना। 10 में, क्योंकि 10 हम केवल एक बार हेडिंग पढ़ के आए थे, लेकिन अब हमको यहाँ पे 10 को डिटेल में देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है सेक्शन 10, न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। तो क्या होगा, न्यासी विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध वाद कितना भी समय बीत जाने लाने से वर्जित नहीं किया जाएगा, जो मूल्यवान प्रतिफलात समुदेशी ना हो। मतलब ऐसे जो ट्रस्टी होंगे जो मूल्यवान प्रतिफलात समुदेशी ना हो, यानी कि धार्मिक पूर्त कार्य के लिए संपत्ति न्यासित होगी, वह प्रबंधक कौन होगा, उसका न्यासी होगा। क्या बोला गया इसके अंतर्गत कि न्यासी और जो विधिक प्रतिनिधि होते हैं उनके विरुद्ध वाद कितना भी समय बीत जाए लाने से वर्जित नहीं किया जाएगा। और जो हमारे न्यासी होते हैं उनसे रिलेटेड एंट्री मतलब जो हमको पीछे शेड्यूल में दे रखे हैं 92 से 96 याद होनी चाहिए ये, कि जो न्यासी होते हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हैं हमारे 92 से 96। याद करते हुए चलिए, पॉइंट बनाते हुए चलिए। 10 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। 10 किससे रिलेटेड हो गया, ट्रस्टी से रिलेटेड। ट्रस्टी हो गया तो क्या बोला है कि जो न्यासी और विधिक प्रतिनिधि होते हैं उनके विरुद्ध वाद जितना भी हो समय बीत जाए लाने से वर्जित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वो मूल्यवान प्रतिफलार्थ समुदेशी ना हो, यानी कि नॉट बीइंग असाइंस फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पे गलती हो जाती है, एमपी के एग्जाम में आया था ये वाला। ठीक है, अब इसके साथ साथ जब हमने 6, 7, 8 और 9 को देख लिया, 10 को देख लिया, अब आ जाइए 11 पर। 11 बोल रहा है जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा आउटसाइड इंडिया कॉन्ट्रैक्ट, बट उसको इंडिया में एनफोर्स करा रहे हैं तो ऐसा रूल है जिसने संविदा को ही खत्म कर दिया हो, पार्टीज दूसरे देश के हैं, क्षेत्र के हैं, तो वहीं का लॉ अप्लाई होगा, अपना लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अपने लॉ को इसके अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, अपील रिव्यू करने में जिस दिन जजमेंट किया गया है कॉपी प्राप्त करने में जो समय लगा है वो भी हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, लिमिटेशन एक्ट है 1963 का है, 36 नंबर का एक्ट है, 5 अक्टूबर 1963 को बना था, 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ था। सबसे पहले बोलता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम क्या है इसका, लिमिटेशन एक्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य पे भी अप्लाई है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, टोटल इसमें कितनी डेफिनेशन है अभी हम पढ़ेंगे, 14 डेफिनेशन आएगी, लेकिन ये बोल रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में, यानी कि कहाँ पर लागू नहीं होगा। तो इसके लिए हमको सेक्शन नंबर 29 देखना पड़ेगा, सेक्शन 6 देखना पड़ेगा, सेक्शन 7 देखना पड़ेगा, 8 देखना पड़ेगा हकशुफा से रिलेटेड। जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमने 9, 10, 11 को भी देख लिया है। जो 9 कहता है समय का निरंतर चलते रहना, 10 कहता है ट्रस्टी के बारे में, 11 बोलता है जिन राज्य क्षेत्रों पर इसका विस्तार नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम डेफिनेशन वाले क्लोज पर आ जाते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में हमको 14 डेफिनेशंस दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे रखी है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में उस डेफिनेशन को देखेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेदक कौन होता है, ए से होता है एप्लीकेंट। आवेदक कौन होता है, इसके अंतर्गत आता है अर्जीदार। अर्जीदार वह व्यक्ति जिसके माध्यम से आवेदक क्या करता है, अपना जो वाद करने का उसका अधिकार है उसको करता है।
ठीक है, जो उसका वाद लाने का अधिकार होता है वो करता है। इसके बाद आ जाता है आवेदन। आवेदन क्या होता है, इसके अंतर्गत अर्जी आती है। अर्जी क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है। फिर आता है सी से विनिमय पत्र, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने खूब पढ़ा है, एनआई एक्ट में पढ़ के आए हम, विनिमय पत्र। इसके अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं, ठीक है, जो केवल रीड आउट करने की डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बॉन्ड, यानी कि बंद पत्र। डी से हो गया बॉन्ड, BOND, यहाँ पे डी पे खत्म होता है। एप्लीकेंट ए से शुरू होता है, तो आप याद रख सकते हैं। आवेदन जो होता है वो होता है एप्लीकेशन, बी एप्लीकेशन। जैसे अपन ना बी पॉजिटिव, तो आप बी एप्लीकेशन से याद कर सकते हैं, ठीक है, बी एप्लीकेशन। इसके पास सी से क्या होता है, विनिमय पत्र, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ का सी उठा सकते हो आप। इसके बाद प्रतिवादी आता है। प्रतिवादी में सेम वही पॉइंट आ जाएंगे जो कि आपको आवेदक के अंतर्गत देखने को मिले थे। तो कौन होता है, ये होता है डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। तो ई यहाँ से उठा सकते हो आप। तो कौन होता है, वह व्यक्ति जिसके या जिसके माध्यम से प्रतिवादी या दायित्व उत्पन्न करता है, उस पर वाद लाया जा सके, या वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। एफ से आता है सुखाचार। सुखाचार को पढ़ने के लिए आपको 25 और 26 को रीड आउट करना पड़ेगा, तो इसको रीड विथ कर लीजिए 25 और 26। एफ से हो गया ईजमेंट। जी से हो गया विदेश। विदेश कौन होता है, जो भारत नहीं है, यानी कि जो इंडिया नहीं है वो विदेश हो जाएगा, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए सद्भाव। सद्भाव क्या होता है, जो कोई सम्यक सतर्कता या सावधानी से बात करता है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वादी की। वादी भी किससे रिलेटेड हो गया, ए और डी से, ए और ई से, सॉरी, क्योंकि ए में क्या था, हमारा एप्लीकेंट था, और ई में क्या था, हमारा डिफेंडेंट था। वैसे के वैसे आता है वादी। वादी कौन होता है, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है, वह व्यक्ति जिसको संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। देखेंगे आप डिटेल, तो डिटेल में सेम डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको ए, ई और जो आई है उसको साथ में पढ़ना चाहिए, ए ई आई, ए ई और आई, ठीक है। आर्टिकल्स में भी तो पढ़ते हैं ना अपन, AEIOU, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, इसको एक ट्रिक हो सकती है ये आर्टिकल्स में। कौन सा आर्टिकल्स, ये इंग्लिश वाले आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। फिर देखिए जे, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, परिसीमा काल क्या होता है। तो वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। यानी कि जो हमको पीछे शेड्यूल दे रखी है ना, शेड्यूल, उस शेड्यूल में जो हमको आर्टिकल्स दे रखे हैं, वहां पे जो हमको लिमिटेशन दे रखी है वो इसके अंतर्गत कवर हो जाएगी, ठीक है। विहित काल से वो परिसीमा काल अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो, ठीक है। यानी कि जो जे में हमको परिसीमा काल और विहित काल दोनों बता रखा है। कौन कौन सा बता रखा है, हमको बता रखा है यहाँ पे परिसीमा काल और विहित काल। विहित काल, और इसको साथ में पढ़ना है, कहीं आपसे पूछ ले कि भाई परिसीमा काल कौन सा है, विहित काल कौन सा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, जे में ही आता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए वचन पत्र। कैसे वचन पत्र, वचन पत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी आपके लिए। ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग किए जाने पर या दर्शन पर देने के लिए आत्यंतिकता वचनबद्ध होता है, ठीक है। और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एनआई एक्ट के सेक्शन नंबर 4 से, ठीक है। जहां डिटेल लगेगी वहां डिटेल बताई जाएगी। और फिर आता है वाद। वाद के अंतर्गत देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साफ बोल रखा है क्या नहीं आता, तो इसके अंतर्गत अपील और आवेदन नहीं आता, अपील और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं आते हैं, ठीक है। वाद के अंतर्गत अपील और आवेदन नहीं आते हैं। फिर अपकृत्य, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसके अंतर्गत होता है ऐसा सिविल दोष है जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है, यानी कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद न्यासी आता है। तो न्यासी को किससे पढ़ा था, अभी हम सेक्शन 10 पढ़ के आए थे, सेक्शन 10 में बोल रखा था ना न्यासी से संबंधित, तो वही न्यासी है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के बाद कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। इसमें भी नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है कौन नहीं आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी हो गई, सबसे पहले जे को बिल्कुल मिस नहीं करना है जो परिसीमा काल विहित काल बताता है। अपकृत्य वाद को नहीं मिस करना है, विनिमय पत्र को मिस नहीं करना है, आवेदक को मिस नहीं करना है और आवेदन को मिस नहीं करना है, ठीक है।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम चैप्टर 3 को देखते हैं तो वहां पे उसने हमको बता रखा है कि परिसीमा का जो वाद का वर्जन वगैरह बता रखा है ना, वो चीजें वहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 3 को देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, जनरल रूल जो बताए गए हैं ना, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो भाग 2 में हम वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा वगैरह देखते हैं ना, वो आती है। तो सबसे पहले सेक्शन 3 आता है, वो कहता है बार ऑफ लिमिटेशन। और ये किससे रिलेटेड हो सकता है? ऑर्डर 14 रूल 3 किसका? सीपीसी का। ठीक है, कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। तो क्या बोल रखा है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत हमको ये बता रखा है कि भाई विहित काल के बाद अगर यदि कोई वाद, अपील या आवेदन दायर किया जाता है तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो इस एक्ट के लिए वाद संस्थित होगा यदि उचित ऑफिसर के समक्ष वाद पत्र दायर करे। अकिंचन की दशा में, जब जो अकिंचन होता है, अकिंचन जब उसके लिए अकिंचन के रूप में कि भाई उसके पास पैसा वैसा नहीं रहा, दिवालिया वगैरह हो गया, तो दिवालिया के रूप में वाद लाने के लिए वो आवेदन करे। और ये कहाँ पे इसको किससे कनेक्ट करना है? सेक्शन नंबर 13 से कनेक्ट करना है। ठीक है, और कंपनी के विरुद्ध दावा होने पर जब शासकीय समापक को पहली बार दावे का परिधान किया गया हो तब। और यहाँ का पॉइंट आता है, बी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कि मुजरा प्रति दावा काउंटर क्लेम की दशा में करने पर वो अलग अलग दावा माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर बोल रहा है कि सेट ऑफ उस दिन किया जाएगा जिस दिन वाद लाया गया है। प्रति दावे की दशा में जब प्रति दावा कोर्ट में किया गया है उस दिन या उसकी तरफ से वाद माना जाएगा। और लास्ट जो सी नंबर का पॉइंट है वो ये बोल रहा है, हाईकोर्ट में जब प्रस्ताव की संसूचना की एप्लीकेशन सक्षम अधिकारी के सामने की गई हो तो वो वाद संस्थित माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना केवल प्री के रिलेटेड बल्कि मेन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है आपको पता है कि भाई परिसीमा द्वारा वाद का वर्जन। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स रखें जिनको कि हमने शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। आप अपना एक्ट सामने रखेंगे, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो मार्क करते हुए चलिए। ठीक है, सेट ऑफ वाली बात इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। फास्ट रिवीजन है तो हम थोड़ा जल्दी लेते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ एक जनरल रूल और आता है कि समय का निरंतर चलते रहना। अभी हमने पढ़ा था कि जब एक बार समय चलना शुरू हो जाता है तो वो तब तक चलता रहता है जब तक कि आप वाद दायर नहीं करेंगे या फिर कोई निर्योग्यता वगैरह नहीं आ गई। और जो प्रशासनिक पीरियड, एडमिशन पीरियड वगैरह होते हैं वो इसके अपवाद होते हैं। इसके साथ साथ हमको सेक्शन 22 को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि कंटिन्यू भंग, जब कोई भंग होता रहता है तो हर भंग पर एक नया परिसीमा काल चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि भाई चालू रहने वाले भंग और अप्रत्यय के संबंध में। तो किसी चालू रहने वाली संविदा भंग या चालू रहने वाले अप्रत्यय की दशा में एक नया परिसीमा काल उस समय के दौरान प्रतिक्षण चलना आरंभ होता है जिसमें यथास्थिति ऐसा भंग या अप्रत्यय चालू रहे। तो कीवर्ड क्या हो गया कि कंटिन्यू भंग हो गया, तो हर भंग पर मतलब हर बीच पर क्या होगा, नया परिसीमा काल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक चले। अब इसके बाद देखो, ये बोल रहा है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। भाई आज मान लीजिए आपका 29 तारीख है, आज के बाद आपका 1 तारीख को, या मान लीजिए, हाँ मान लीजिए 1 तारीख को आपका समय पीरियड खत्म हो रहा है, लेकिन मान लीजिए इस दिन हो गया न्यायालय का अवकाश, यानी कि कोर्ट का अवकाश हो गया। तो जब न्यायालय फिर खुले, मान लीजिए 1 को आ गया शनिवार और 2 को आ गया संडे, तो दोनों दिन क्या हो गया, कोर्ट बंद रहा। तो मंडे को यानी कि 3 तारीख को जब कोर्ट खुलेगा तब से क्या होगा, आपका लिमिटेशन यहाँ पे बोलेंगे कि भाई विहित काल का अवसान तब होगा जब न्यायालय बंद हो। तो जहां की किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है जिस दिन न्यायालय बंद हो, वहां उस दिन वाद संस्थित किया जाएगा या अपील की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय खुले। यानी कि जिस दिन भी न्यायालय, जैसे मंडे को अगर कोर्ट खुलेगा तो फिर आप क्या होगा, उस दिन अपना वाद, अपील वगैरह दायर कर सकते हो। फिर सेक्शन 5 बोल रहा है कि अपील का मामला है या अपील जहां अप्लाई नहीं होती है वहां ऑर्डर 21 का निष्पादन एप्लीकेशन डिले का उचित कारण हो तो। यानी क्या बोल रहा है, देरी माफी बोलता है सेक्शन नंबर 5। इसके अंतर्गत बोल रहा है कि विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण, यानी जो विहित काल था, परिसीमा काल के साथ हमने देखा था, उस विहित काल का कुछ दशाओं में विस्तार किया जा सकता है। तो ऐसा किस मामले में होगा, अपील आवेदन है डिग्री को छोड़कर। कौन सी डिग्री को छोड़कर, एग्जीक्यूशन की डिग्री को छोड़कर। तो कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, ठीक है, और ये किस पे अप्लाई नहीं होता है, वाद और निष्पादन पर अप्लाई नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि वाद पर, और डिग्री कौन सी है, एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन की डिग्री पर ये अप्लाई नहीं होता। किस पे अप्लाई होता है, आवेदन पर और अपील पर। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है कि कोई भी अपील या कोई भी आवेदन
जो सीपीसी के अंतर्गत ऑर्डर 21 के अंतर्गत किसी के अधीन आवेदन से भिन्न हो। ऑर्डर 21 यानी एग्जीक्यूशन की डिग्री विहित काल के बाद ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक के पास उचित कारण है कि भाई वो इस पीरियड के अंतर्गत क्या कर नहीं पाया था, अपील और आवेदन नहीं कर पाया था, या फिर अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण बुलावे में पड़ गया, तो फिर क्या होगा, उसको विस्तारित किया जा सकता है। 6, 7, 8 हम पढ़ के आए थे लीगल डिसेबिलिटी। 9 में हमने पढ़ा था समय का निरंतर चालू रहना। फिर इसके बाद आता है 12 कहता है विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। क्या बोल रहा है, विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। तो बोल रहा है कि सूट्स अपील एप्लीकेशन का काल जिस दिन शुरू होगा उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जिस भी दिन उसका वाद को, जैसे कि मान लीजिए आज से वाद स्टार्ट हो रहा है, आज यानी कि 29 जून, इसको अगर वाद स्टार्ट हो रहा है तो आज का दिन काउंट नहीं करेंगे, आगे से काउंट करेंगे। अपील रिव्यू करने में जिस दिन जजमेंट किया गया है, कॉपी प्राप्त करने में जो भी समय लगा है, यानी कि जो जजमेंट की कॉपी है उसको प्राप्त करने में जो भी समय लगा होगा उसको हम काट देंगे। डिक्री अपील करने में, कॉपी प्राप्त करने में जो भी समय लगा होगा उसको हम काट देंगे। पंचायत अपास्त करने में, पंचायत क्या होता है, जो मध्यस्थ देता है, तो पंचायत अपास्त करने के लिए एप्लीकेशन की लिमिटेशन में इसकी कॉपी प्राप्त करने में अगर कोई भी समय लगा होगा तो उसको हटा देंगे। कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन ही नहीं किया, बाद में किया गया तो वो समय किया जाएगा। मान लीजिए आपने तो कह दिया कि भाई मैंने तो कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन ही नहीं किया था, तो फिर क्या काउंट करेंगे, उस समय को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कॉपी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, ये आपकी गलती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी और फिर आपको कॉपी मिलने में वहां से टाइम लग गया तो उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने 9 को देखा, समय का निरंतर चलते रहना। 10 में कहता है न्यासी। 11 में क्या बोल रहा था, 11 में तो बोल रहा था भाई जिसको वो अधिकार क्षेत्र वाली बात में। फिर इसके बाद 12 में कह दिया था विधिक कार्यवाही में, मतलब आपको जो कोर्ट में कोई समय लग गया उसको आप हटा दोगे। फिर 13 बोलता है अकिंचन के रूप में वाद। तो जहां अकिंचन के रूप में वाद अपील करने की इजाजत के लिए एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो जो भी समय लगा वो हटा दिया जाएगा तथा विहित फीस का संदाय करके वो जो वाद अपील वगैरह होगी वो संस्थित कर सकेगा। ठीक है, अकिंचन के रूप में वाद 13। 14 क्या बोल रहा है, सद्भावना पूर्वक किसी अन्य कोर्ट में सेम डिफेंडेड और सेम मैटर पर प्रोसीडिंग करता है, तो जितना समय उसने गलत कोर्ट में वेस्ट किया है जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था या मिस जॉइंडर हो गया था, तो कार्यवाही में जो भी समय लगा होगा उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। 15 क्या बोल रहा है, अपील पर ना हो, सूट या निष्पादन कार्यवाही पर अप्लाई होगा, यानी कि ये अपील पर अप्लाई नहीं है, सूट पर और निष्पादन कार्यवाही पर अप्लाई होता है। जबकि जब हम सेक्शन 5 पढ़ के आए थे तो वो अपील पर भी अप्लाई हो रहा था, एप्लीकेशन पर भी अप्लाई हो रहा था, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा था, सूट पे और एग्जीक्यूशन की डिग्री पे। और जो 15 है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे भी 5 है, ये सूट पर और निष्पादन कार्यवाही पर अप्लाई हो रहा है। ये बोल रहा है कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन, तो सूट या डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन को व्यादेश के आदेश से कोर्ट ने अगर रोक दिया हो तो जितने समय व्यादेश चला उसे हटा देंगे, और जिस दिन ऐसा ऑर्डर दिया या लिया वो भी काउंट नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर की कंसेंट पर नोटिस में अगर लगा समय है तो कोर्ट उसको भी हटा देगा। दिवालिया कंपनी के परिसमापन के लिए एक रिसीवर वगैरह अपॉइंट होता हो, तो जब रिसीवर पर प्रापक को नियुक्त किया जा रहा है तो वहां से 3 माह का समय हटा दिया जाएगा। जो सेट असाइड करने वाला मामला है तो जो कार्यवाही हुई उस समय को हटा दिया जाएगा। डिफेंडेंट एब्सेंट रहा तो भारत से बाहर है तो वो समय भी हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी चीजों को हटा दिया जाएगा। तो अपील पर, सूट या निष्पादन कार्यवाही पर, यानी कि ये अप्लाई कहां पर हो रहा है, सूट या निष्पादन कार्यवाही पर। अपील पर अप्लाई कौन सा होगा, ऑर्डर 21 का मैटर ना हो। इंजेक्शन कंसेंट रिसीवर अपॉइंट सीपीसी, यानी कि रिसीवर वगैरह के बारे में कहा गया है, सीपीसी के सेक्शन 14 में कहा गया है, सेट असाइड वगैरह करने के मामले में। प्रोसीडिंग प्रतिवादी एब्सेंट वगैरह हो तो जितने समय के लिए एब्सेंट वगैरह रहा तो वो अपवर्जित, यहाँ पे शॉर्ट में लाया गया, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। ठीक है, अगर किसी को लगे तो हल्का सा जो बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो हम सेक्शन 16 में हम पीछे छोड़ के आए थे, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 16 क्या बोल रहा है, वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। अधिकार लेने से पहले अगर किसी वादी की मृत्यु हो जाती है या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है,
और अधिकार ही मृत्यु पर उत्पन्न हो रहा हो तो इन दोनों के लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, विधिक प्रतिनिधि होंगे, वाद ला सकते हैं। परंतु अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव निर्योग्य हो तो निर्योग्यता समाप्त होने पर वाद या आवेदन कर सकते हैं। 6 और 7 को कनेक्ट कर सकते हो इससे आप। सेक्शन 6 में क्या बोला गया था? विधिक निर्योग्यता के बारे में। सेक्शन 7 क्या बोल रहा था? कई व्यक्तियों की निर्योग्यता। ठीक है, यह बात शूफा के अधिकारों के वाद, स्थावर संपत्ति के वाद और आनुवंशिक पद के कब्जे पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये कौन सी वाली बात? 16 वाली बात। अब आ जाओ आप, 16 तो पढ़ लिया हमने। 16 में बोला डेथ के होने पर रिप्रेजेंटेटिव वगैरह बात लाएंगे। सेक्शन 17 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? मिथ्या या भूल छुपाने का प्रभाव जब तक नॉलेज में ना आए पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जब मिस्टेक डिस्कवर होगी वहां से पीरियड शुरू होगा। यानी कि कपट और भूल का प्रभाव क्या होगा? वाद या आवेदन में जब कपट भूल का पता चले तब से लिमिटेशन स्टार्ट होगा। जिसको फ्रॉड का पता नहीं तो लायबल नहीं ठहराया जाएगा। निर्णित ऋणी ने कपट फोर्स से एग्जीक्यूशन के लिए रोका तो जैसे ही फ्रॉड फोर्स वगैरह हो खत्म हो जाएगा वैसे ही लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और 1 ईयर में ऐसा अप्लाई करना होगा। ठीक है, सेक्शन 18 क्या बोल रहा है? एक्नोलेज, जो एक्नोलॉज वगैरह होता है, एक्नोलॉज वगैरह होता है वो उसको स्वीकार कर ले, यानी कि लिखित अभिस्वीकृति के बारे में बात करता है। तो हस्ताक्षर किसके द्वारा होगा? अंडर विहित पीरियड में। तो जहां से अभिस्वीकृति की गई है वहां से परिसीमा काल प्रारंभ होगा। ठीक है, लिखित अभिस्वीकृति में अगर डेट नहीं हो तो उसका ऑर्डर, जो ऑर्डर वगैरह होगा वो ओरल एविडेंस में दिया जा सकता है, परंतु कंटेंट जो भी होंगे उसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि लिखित अभिस्वीकृति की अगर डेट वगैरह नहीं दी गई है तो उसके संबंध में ऑर्डर दे सकेंगे ओरल एविडेंस के बारे में, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसके संबंध में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, सेक्शन 19 क्या बोलता है? ऋण लेखे या वसीयत संपदा का संपदाय। ऋण लेखे या वसीयत संपदा का संपदाय करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड से पहले जिस दिन से ब्याज चुकाया गया है वहां से नया परिसीमा काल प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि पेमेंट कर देगा किसी डेब्ट का तो फिर क्या होगा? आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 20 क्या बोलता है? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। यानी कि एजेंट या ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन है वो अगर कोई संदाय वगैरह कर देंगे तो क्या होगा? तो प्राधिकृत एजेंट या लीगल गार्जियन, कमेटी मैनेजर वगैरह जो भी हैं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं, निष्पादक हो सकते हैं, बंधकदार हो सकते हैं, या कोई भी अन्य जो भी एजेंट वगैरह हैं उनके थ्रू इफेक्ट होगा। लेकिन हिंदू अविभक्त कुटुंब में कर्ता या उसके एजेंट द्वारा अभी स्वीकृति की जाती है तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन नंबर 21 पे। सेक्शन नंबर 21 क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्लेंटिव या डिफेंडेंट नया जोड़ा है तो जब से जोड़ा जाएगा तब से क्या होगा? नया जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का क्या प्रभाव होगा? उस दिन से वाद संस्थित किया गया माना जाएगा। सद्भावना पूर्वक भूल से ऐसा हुआ है तो कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ तो पहले से मामला संस्थित माना जाएगा। मामला लंबित रहने के दौरान वादी को वादी अगर बनाया जा रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या आप सेक्शन 21 को किस हिसाब से याद कर सकते हैं? नया वादी या प्रतिवादी जोड़ना। ठीक है, तो जब से जोड़ा जाएगा तब से नया लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 22 अभी हम पढ़ के आए थे, जब जब भंग होगा तब तक नया परिसीमा काल लागू हो जाएगा। सेक्शन 23 कहता है स्पेशल इंजरी, तो जब तक विशेष इंजरी नहीं होती तब तक आपका लिमिटेशन विशेष जो होगा वो लागू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये वाले, कई बार प्री में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये 21 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर बोल रहा है 24, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री में पूछा जाएगा। लिखतों में वर्णित समय की संगणना जो की जाएगी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। सेक्शन 25 देखो, प्राकृतिक अधिकार पर पब्लिक रास्ते पर ये अप्लाई लागू नहीं होता। किससे संबंधित है? सूखाचार के ऊपर। क्या बोला गया था सूखाचार के संबंध में? सेक्शन 25 और 26 दोनों सूखाचार की तो बात करते हैं, ईजमेंट वगैरह की तो बात करें। तो क्या बोल रहा है? सेक्शन 25 बोल रहा है कि सूखाचार का या चिरभोग के द्वारा अर्जन, तो प्रकाश वायु के प्रवेश का अधिकार शांतिपूर्वक आपने 20 साल तक किया है तो आपको सूखाचार का जो अधिकार होगा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और आपने अगर सरकार के संबंध में ऐसा किया है तो 30 वर्ष तक अगर आपने ऐसा किया है तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। सूट कितने साल के अंतर लाना होगा? 2 साल के अंतर्गत लाना होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके वो यही है।
तो प्राकृतिक अधिकार पर पब्लिक रास्ते पर ये अप्लाई नहीं होता है, ये वाली बात होती है। सेक्शन 25 किस पे अप्लाई हो रहा है? जैसे लाइट एयर पीसफुल एंजॉय किया है, कब तक? 20 ईयर्स तक। और अगर गवर्नमेंट का मामला है तो 30 ईयर तक। अभी मैंने आपको रीड आउट करके बताया। वे वाटर पोर्ट्स अदर ईजमेंट वगैरह ओपनली पीसफुल एंजॉय किए 20 ईयर्स तक, गवर्नमेंट में किए तो 30 ईयर तक। विदाउट इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपने 20 साल तक लगातार, ऐसे नहीं कि 18 साल तक तो यूज किया था, 19वें साल में दिक्कत आ गई, फिर 20वें साल में लगातार यूज करें, ऐसे नहीं, फिर वो आपका 18 साल तक ही माना जाएगा। तो विदाउट इंटरप्शन, तो ये राइट क्या हो जाएगा? आत्यंतिक हो जाएगा। 1 साल तक यूज करने ना दिया गया अधिकार को 30 साल में चैलेंज करने का अधिकार होगा। ठीक है आपको। 26 कहता है अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। 3 साल के समय को हटा दिया जाएगा जिस समय तक उसको लीज पर दिया है। इसका केवल आप अगर रीड आउट भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अब सेक्शन 27 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन रेमेडी को खत्म करता है, राइट को खत्म नहीं करता। लेकिन जो सेक्शन 27 है वो राइट रेमेडी दोनों को खत्म कर देता है। सेक्शन 27 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? संपत्ति पर के अधिकार का निर्वापित होना, सार्वजनिक प्रक्रियात्मक दोनों प्रावधान है। प्रॉपर्टी के रिकवरी ऑफ कब्जे का टाइम लिमिट खत्म होते ही अधिकार और उपचार दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है। आपको पता है इसमें क्या पॉइंट याद करना है कि आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा सेक्शन है जो रेमेडी को खत्म करता है, राइट को खत्म नहीं करता? कौन करता है ऐसा? पूरा लिमिटेशन एक्ट। लेकिन जो सेक्शन 27 है वो उपचार को भी खत्म करता है और अधिकार को भी खत्म करता है। एक अकेला सेक्शन है 27 ऐसा, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर 30 कहता है संक्रमणकालीन प्रावधान। ठीक है, 29 तो हम पढ़ के ही आए थे अभी। क्या था? सेविंग्स थी। लिमिटेशन एक्ट कहां पर अप्लाई नहीं होगा? 28 में। 29 क्या बोल रहा था? विवाह विच्छेद वगैरह के बारे में बात कर रहा था। एक बार देख लो इसको, सेक्शन 29 को। 28 तो निरसन था, 29 बोल रहा था सेविंग्स के बारे में कि एक्ट कहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो 28 तो निरसन हो ही गया, यहाँ पे लिखा ही नहीं हमने, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। 28 हो गया रिपील, और फिर क्या आया था? 29, ये हो गई थी हमारी सेविंग्स। ठीक है। 31 कहता है वर्जित या लंबित वादों आदि के बारे में उपबंध, और 32 हो गया हमारा निरसन। ठीक है, चलो फटाफट से इसका एक जल्दी से रिकैप देखते हैं, इंडेक्स निकाल लो इसके साथ साथ अपनी। ठीक है, सबसे पहले क्या नाम है? लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट कब का है? 1963 का। एक्ट नंबर कौन सा है? 36। साथ में क्या है? 5 अक्टूबर 1963 को बना था, 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ था। कहां पर लागू है? संपूर्ण भारत पर। क्या नाम है? लिमिटेशन एक्ट। कब से लागू है? 1 जनवरी 1964 से। ठीक है। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है? डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस कितनी दे रखी हैं? 14 डेफिनेशंस दे रखी हैं। सबसे पहले आता है हमारा आवेदक। ए से हो गया एप्लीकेंट, जिसको कि आवेदक बोलते हैं। सेकंड में आ गई एप्लीकेशन। सी से आ गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। डी से आ गया हमारा बॉन्ड। ई से आ गया हमारा डिफेंडेंट। एफ से आ गया हमारा ईजमेंट। जी से आ गई हमारी फॉरेन कंट्री। एच से आ गया हमारा गुड फेथ। आई से आ गई प्लेंटिफ, यानी कि मैं प्लेंटिफ आई प्लेंटिफ, ऐसे करके याद कर सकते हो। जे से पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। जे पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और विहित काल यानी कि प्रिस्क्राइब पीरियड के बारे में भी यही बता रहा है। इसके बाद बोल रहा है के से क्या बोल रहा है? वचन पत्र यानी कि प्रोमिसरी नोट। फिर आता है एल, एल से आता है सूट यानी कि वाद। फिर एम से आता है टॉट, और एन से आता है हमारा ट्रस्टी। फिर आ जाते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 बोलता है वादों, अपीलों और आवेदनों के लिए परिसीमा, यानी कि लिमिटेशन की बात कर रहा है। सबसे पहले बोल रहा है 3 कहता है परिसीमा द्वारा वाद का वर्जन। 4 कहता है विधि काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। 5 कहता है देरी माफी। 6 में आती है विधिक निर्योग्यता। 7 के अंतर्गत आता है हमारा कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। 8 कहता है अक्षुभा का आवाज। 9 कहता है समय का निरंतर चलते रहना। 10 कहता है ट्रस्टी के बारे में बात। 11 कहता है जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार नहीं है उनके बाहर की गई संविधाओं का बारे में। फिर आता है हमारा 12 कहता है विधिक कार्यवाहियों में लगे समय का अपवर्जन। 13 में आता है अकिंचन का वाद। 14 कहता है आपने भाई बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद दायर कर दिया तो फिर क्या होगा। 15 कहता है कि भाई कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन कैसे किया जाएगा। 16 में बोलता है डेथ का इफेक्ट, यानी कि वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर अगर मृत्यु हो गई हो तो क्या होगा। 17 कहता है कपट का प्रभाव। 18 कहता है लिखित अभिस्वीकृति। और 19 कहता है हमारा ऋण वगैरह के बारे में, ऋण लेके वश्य संपदा के बारे में बात। 20 में हमको कहता है
20 हमको कहता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मतलब जो लिखित अभिस्वीकृति है वो किसी अन्य व्यक्ति ने दे दी, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। फिर 21 में कहता है न्यायवादी प्रतिवादी जोड़ने का प्रभाव। 22 कहता है चालू रहने वाले अपकृत्य के बारे में। 23 कहता है विशेष क्षति के बारे में। 24 कहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। 25 कहता है 25 और 26 सुखाचार के बारे में कहता है। तो 25 कहता है सुखाचार का चिरभोग के द्वारा अर्जन। 26 में कहता है अनुसेवी संपत्ति। 27 के अंतर्गत कहता है अधिकार उपचार खत्म करने वाली बात। 28 में हो गया निरसन। और 29 में कहता है सेविंग्स, यानी कि कहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, सुखाचार वाले प्रोविजंस हो गया, बिना प्रतिफल वाले करार के शून्य वाली बात हो गई। इसके बाद आता है हमारा 30 कहता है संक्रमणकालीन प्रावधान। 31 कहता है वर्जित या लंबित वादों आदि के बारे में प्रोविजन। और इसके बाद आ जाता है निरसन। तो इस तरीके से हमने आज लिमिटेशन एक्ट को कंप्लीट किया है, एक फर्स्ट रिवीजन किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इस तरीके से आप हमारे साथ और भी आगे के लेक्चर्स को करना चाहते हैं, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए इसके बाद जो लिमिटेशन एक्ट का सेकंड पार्ट आएगा ना, वो आएगा इसके शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो आपको शेड्यूल को जरूर देखना है, क्योंकि क्या होता है हम एक्ट तो कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हम शेड्यूल को मिस कर जाते हैं, और आजकल आने लगे हैं शेड्यूल में से क्वेश्चन। तो इसका पार्ट सेकंड आएगा लिमिटेशन का, जो शेड्यूल से रिलेटेड आएगा, और आपको जरूर देखना है वो। तो क्या करना है आपको, जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में और देखते रहिए हमारे आरजेएस के संबंध में माइनर सीरीज जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमने आज सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट को स्टार्ट किया था। और लिमिटेशन एक्ट को स्टार्ट करने के बाद हमने इसको 1 से लेके 32 सेक्शन तक कंप्लीट किया है, जिसमें कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, शेड्यूल कितनी है, एक शेड्यूल है, जिसमें कि हमको बताई गई है लिमिटेशन, जैसे कि भाई कितने दिन में, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो कितने दिन में वाद दायर करेंगे, कोई जैसे कि आवेदन कितने दिन में दायर करेंगे। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। उन सब व्यक्तियों के पास पहुंचना चाहिए जिन्होंने अभी तक भी लगता है उनको कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो अगर एक फास्ट रिकैप देखेंगे तो वो इस हालत में आ जाएंगे कि हम पेपर दे सकते हैं। तो प्लीज जुड़े रहिए आप हमारे साथ डीलो जंक्शन के साथ, और मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।